हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, जो कि है क्लास 11th का यूनिट नंबर 7। बहुत सारे लोगों ने यार रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो बनाने के लिए, तो फिर जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो गाइस यार, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए जैसे पहले पढ़ाते थे। तो मेरे व्हाइट बोर्ड या जो उधर लगा हुआ है उसकी हालत आप लोग देख सकते हो वीडियो में। ये एक्चुअली खराब हो चुका है। अगर मैं उस पर कुछ भी लिखता हूँ ना, तो जब मिटाता हूँ उसके इंप्रेशंस रह जाते हैं, या फिर अगर कुछ टाइम के लिए वो रह जाता है तो फिर ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ है। तो एक्चुअली बोर्ड खराब हो गया है, इसी वजह से मैं इस पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। और आई होप यार जो भी हम सेटअप कर रहे हैं शायद आपको उसमें दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले बोर्ड पे कभी कभी मार्कर ठीक से नहीं चलता था तो लोगों को इश्यू होता था, कभी लाइट का होता था। तो फिलहाल अभी ऐसे ही चल रहा है। अगर आप कुछ और सजेस्ट करोगे तो हम वो भी ट्राई करेंगे। हाँ ठीक है। तो यार ये वीडियो देखने के लिए दो शर्तें हैं। देखो, पहली शर्त यह है कि ये चैप्टर बहुत प्यारा है। इस चैप्टर को आपको इंजॉय करके पढ़ना है। मैं जनरली बहुत कम चैप्टर्स के लिए ऐसा बोलता हूँ कि जिसमें आपको एंजॉय करके पढ़ना है। ये इक्विलिब्रियम एक ऐसा ही चैप्टर है जहाँ पे आपको अपना दिमाग खुला रखना है। मैं जो भी बताऊंगा आपको उसमें दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं सिर्फ मेरी बात मान लेनी है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो सही है, ऐसा ही होगा। आपको खुद का भी दिमाग लगाना है कि यार जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है, ऐसा हो सकता है। तो पहली शर्त क्या है कि इसको एंजॉय करके पढ़ना है। बड़ा चैप्टर है, मुझे लगता है शायद 8-10 वीडियो लगेंगे उसको बनाने में, लेकिन यार हमें अच्छे से बनाना है इसको। तो ठीक है, पहली शर्त हो गई, अच्छे से पढ़ोगे एंजॉय करके। दूसरी शर्त क्या है कि यार वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ोगे, क्योंकि मैं आपको पता है एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ। और अगर आप वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल तुरंत के तुरंत पूरा क्लियर होता चला जाएगा। और आप फिर जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। आप लोगों को फिर भी एकदम अगर बेसिक समझ जाओगे तो सब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, इक्विलिब्रियम। ये है हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम। हाँ जी गाइस, तो एक मिनट मैं इसको हाँ यार ये कर लूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बैकग्राउंड चेंज करो। इक्विलिब्रियम, ठीक है, वाइट एंड ये, और आज पे भी ब्लैक बोला था तो ब्लैक कर लेते हैं। आप लोग जो बोलोगे हम वही काम करेंगे। तो यार देखो, इक्विलिब्रियम अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इक्विलिब्रियम मतलब कुछ तो ऐसा लग रहा है जहाँ पे चीज़ें बराबर हो जाए। कुछ इस तरह का आपके सोच के दिमाग में आता है कि हाँ इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा हो सकता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझो कि भाई आपके पास में एक बीकर है। अब बीकर तो होता नहीं है, मान लो ये हमारे घर पे पानी का गिलास है, जो मैंने बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं किया है। इसमें आपने भर दिया है पानी, ओके, और आपने एक मार्क लगा दिया कि यार मैंने पानी यहां तक भरा है। कहां तक भरा है? देखो जो मार्क लगा है वहां तक। अब आप इसको जो है छोड़ के भूल गए, रात में आपने रख दिया, आप भूल गए। अब आप सुबह उठे तो आपने देखा कि ये क्या पानी जितना आपने भरा था उसी के लेवल तक है या उससे कुछ कम हो गया है। या फिर मान लो आपने रख के 2 दिन छोड़ दिया उसको, आप अपने घर की छत पे रख के या फिर कहीं भी ओपन में रख दिया, तो आप देखोगे क्या होगा कि एक ओवर द टाइम सेम ग्लास में पानी का जो आपने जहां तक भरा था उससे थोड़ा कम रह जाएगा पानी। और टाइम छोड़ दोगे तो और कम हो जाएगा। और एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल खत्म हो जाए या बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये देखो क्या हुआ यार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार जो आपने वाटर लिया था H2O, ये कैसे लिक्विड है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि लिक्विड से ये गैस में बन के उड़ जा रहा है। आपको पता है वाटर गैस में भी प्रेजेंट, मतलब गैसेस फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये हुआ कि वाटर लिक्विड से गैस में बन गया। तो आप बोलोगे चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिनको ऑलरेडी पता होगा कि यार वाटर रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है। आप बोलोगे इवेपोरेट हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें बड़ी बात अब नहीं है, बड़ी बात तब होगी जब हम इसको ढक देंगे। अब हमने क्या किया, सेम ही ग्लास लिया, तो गाइस सेम ग्लास के ऊपर आपने इसको ढक दिया, इसको कवर कर दिया, एक लेड लगा दी। अब आप क्या देखोगे, अब वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ यार, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाटर का जो इवेपोरेशन हो रहा था वो बंद हो गया? नहीं, वाटर अभी भी इवेपोरेट हो रहा है, वेपर की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर आपने कवर कर दिया ना, जो एक लेड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया या ढक दिया, उससे टकरा के फिर से नीचे चला जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर वाटर से टकरा के फिर से वाटर बन जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन की प्रोसेस रुक गई, रुकी नहीं है। जितनी वाटर इवेपोरेट हो रहा है उतना ही वाटर बाद में कंडेंस भी हो जा रहा है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम।
ठीक है गाइस, तो राइटिंग थोड़ी गंदी गंदी आती है, लेकिन इतनी मेरी इतनी बुरी राइटिंग भी नहीं है जो तुम लोग पढ़ ना पाओ। तो गाइस यही है इक्विलिब्रियम की प्रोसेस। अब आप समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दोनों चीजें, जैसे कि वाटर लिक्विड में था और वाटर गैस में, अब जितना वाटर लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बन रहा है, मतलब जितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है, उतना ही वाटर कंडेंस होके फिर से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और यहाँ पे फिर बाद में एक्चुअल ना ही वाटर के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, मतलब लिक्विड वाले फॉर्म में चेंज आ रहा है, ना ही गैसियस वाले फॉर्म में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गई है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुकी है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम कोई पूछेगा इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है, तो आप बोल सकते हो कि द स्टेट वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब ये रेट टर्म हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा हो, आगे के वीडियो में, आज की वीडियो में तो नहीं, होपफुली आगे के वीडियोस में आपको जरूर समझ आएगा। बट रेट से आप ये समझ सकते हो कि भाई जैसे जो वाटर है हमारा H2O लिक्विड फॉर्म में है, कितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गई हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड मतलब आगे जाने वाली रिएक्शन, ठीक है ना, कि भाई वाटर कितना इवेपोरेट हो रहा है। ऐसे फॉरवर्ड रिएक्शन भी छोड़ो, ये हो गई इवेपोरेशन की रिएक्शन, राइट। और इसका एक उल्टा भी हो रहा होगा। उल्टा क्या हो रहा होगा कि कितना वाटर जो कि गैसियस फॉर्म में था वो कंडेंस होके लिक्विड में आ जा रहा है। तो गाइस ये कौन सी होगी, इसको चाहे आप रिवर्स रिएक्शन बोलो या फिर इसको बोलो कंडेंसेशन। तो इसलिए जब भी हम कभी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन निकालते हैं तो हम दो एरो लगा के दिखाते हैं। हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी, H2O, ये रहा लिक्विड वाला फॉर्म, ये देखो हम ये डबल हेड ऐसे एरो लगा देते हैं हाफ हाफ वाले। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि यार ये रिएक्शन जो है इधर से इधर भी जा सकती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट वाली साइड आ सकती है। और जब इन दोनों का रेट बराबर हो जाता है कि जितना वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से वेपर में जा रहा है उतना ही वेपर से वापस लिक्विड में आ जा रहा है, तो जब ये दोनों रिएक्शंस बराबर हो जाती हैं, मतलब बराबर स्पीड के साथ चलती है, तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। और यही है हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, द स्टेट वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो गाइस ये है हमारा इक्विलिब्रियम। अब लोग क्या समझते हैं, एक चीज, मतलब इतना तो आई थिंक आपको लोगों को पहले भी पता होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 9th क्लास में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखने वाली क्या है कि इक्विलिब्रियम हमेशा कैसा होता है, इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है। देखो डायनामिक मतलब डायनामिक कैसा इंसान, मतलब कहते थे ना किसी की पर्सनैलिटी बहुत डायनामिक है तो डायनामिक का मतलब होता है कि जो जिसमें अलग अलग क्वालिटीज हो, या फिर अगर बिल्कुल लिटरली लेंगे डायनामिक को, तो जो कभी भी कांस्टेंट ना रहे, जो कि मूव करता रहे, वो होता है डायनामिक। तो इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है। भले ही आपको लगेगा कि यार वाटर के लेवल में जो आपने ग्लास में पानी भरा था उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था, आपको वहां पे वाटर की वॉल्यूम में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस चल नहीं रही है। वहां पे इवेपोरेशन भी हो रहा है, वहां पे कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेकिन दोनों इक्वल रेट पे हो रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि वाटर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जो लिक्विड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। कोई भी स्टैटिक रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है नेचर में। कैसा होता है, डायनामिक होता है नेचर में। ठीक, समझ गए ये बात। और एक एग्जांपल दें इक्विलिब्रियम का, तो ऐसे समझ सकते हो घर पे खाना बन रहा है कुकर में, प्रेशर कुकर में। अब आपने क्या किया था, भाई खाने में सब्जी बनाई थी, दाल वाल दी थी, दाल डाली थी, पानी डाला था और उसमें जो भी अपनी हल्दी वल्दी डाली थी। मैं कुकिंग चैनल नहीं स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, तो आपने जो है डाल के उसको ऑन करके रख दिया नमक डालने के साथ। फिर आप क्या देखोगे, जब आपने गैस ऑन कर दी तो कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। एक टाइम के बाद कुकर की सीटी बजने लगती है। क्यों बज रही है वो, क्योंकि वहां से वेपर निकल रही है। वेपर कहाँ से आई, वेपर आई वाटर से, जब वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ। तो अब जब वाटर गैसियस फॉर्म में आया तो वो क्या करेगा, वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा। गैस का काम क्या होता है, जिस भी कंटेनर में है उसके वॉल्स पे प्रेशर लगाना। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आप नीचे आग जला रहे हो, हीट दे रहे हो, तो वो क्या होगा, वेपर का नंबर बढ़ता जाएगा। एक बार इतनी वेपर हो जाएगी कि उसको रोकने के लिए जो विसल लगी है, जो सीटी लगी है, वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगी और एकदम से सीटी निकल जाएगी। तो सीटी निकलने से पहले की जो स्टेज होगी ना, वो एक तरह से आप इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, कि जितना सीटी का वेट है उतना ही जो है वेपर भी नीचे से प्रेशर लगा रही है। वो है हमारा इक्विलिब्रियम का स्टेट। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आप जैसे और आगे चलोगे और एग्जांपल्स आएंगे और आप इस चीज को समझ जाओगे।
तो अब इक्विलिब्रियम भी यार दो तरह का हो सकता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, अभी 1 मिनट में समझा देते हैं। फिजिकल हो सकता है और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका केमिकल। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो चीजें देखेंगे वो फिजिकल चेंज को देखेंगे। जैसे आप लोगों वैसे कोई पूछे कि यार फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्सेस केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल रिएक्शन वर्सेस केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर है, तो फिजिकल का मतलब होता है कि जहां पे स्टेट चेंज हो रही हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स जहां पे कोई भी नया केमिकल कंपाउंड नहीं बना हो। जैसे वाटर है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वाटर लिक्विड थी क्या हो रहा था, वेपर फॉर्म में जा रहा था, या फिर पानी को आपने जाके अपने फ्रीजर में रख दिया वो आइस बन गया। तो ये सारे फिजिकल चेंज है, क्योंकि अब चाहे आप आइस ले लो, चाहे वाटर वेपर ले लो, या फिर लिक्विड वाटर ले लो, रहेगा तो वो H2O ही। तो इस तरह की चीजें जहां पे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या स्टेट चेंज हो रही है, उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। और उसमें अगर इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होगा तो फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे कोई नया केमिकल कंपाउंड बन रहा है, जैसे N2 + 3H2 क्या बन गया उससे, NH3, है ना। जैसे N2 + 3H2 इससे क्या बन गया, 2NH3। ये क्या है, ये है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। तो आपने देखा कि इनिशियल प्रोडक्ट क्या थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बन किया गया अमोनिया NH3 विच इज अ न्यू केमिकल कंपाउंड। तो अगर इस तरह की रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है इक्विलिब्रियम में तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और अगर हम सिर्फ फेज चेंज पे दे रहे हैं कि भाई लिक्विड से सॉलिड बन गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, ठीक है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, ये सबको हम देख रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने अमोनिया वाली रिएक्शन ली, इसमें हमें चीजें इंपॉर्टेंट क्या होती है कि हमें ये समझना, जैसे कि मान लो आपको जो है मैंने एक टास्क दिया कि भाई तुम्हें अमोनिया बनानी है, ये लो नाइट्रोजन, ये लो हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आप NH3 बना पाओगे, क्योंकि ज्यादा NH3 बनाओगे तो उल्टा ब्रेक होके फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आने लगेगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या 2-3 प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि पहला क्या हो सकता है, पहले ये हो सकता है कि रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड ही ना करे और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। मतलब N2 और H2 थोड़ा सा रिएक्ट किया, NH3 बन गया, जितना NH3 बना वो वापस टूट के N2 और हाइड्रोजन में वापस आने लगा। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड ही नहीं कर रही है और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस में क्या होगा कि जो आप प्रोडक्ट चाहते हो वो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। समझिए बात को, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अटेन हो जा रहा है। अगर इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अटेन हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट उतना नहीं मिल पाएगा, ऐसे आप मान सकते हो। ये बहुत रफ है, आगे जाके इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर अभी जितना मैं बोल रहा हूं उतना समझ आ रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो इसमें क्या होगा, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन हम ज्यादातर क्या बोलेंगे कि ये जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा नहीं जा रही है, फिर जो उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं है और इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद में प्रोडक्ट बहुत कम मिल रहा है। दूसरा केस क्या उसका उल्टा हो सकता है कि इक्विलिब्रियम तब अटेन हो जब ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बन चुका हो हमारा। तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा और रिएक्टेंट कम अमाउंट में होंगे। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है, कुछ में दिमाग लगाने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जिसका इक्विलिब्रियम लेट अटेन होगा तो वहां पे आप मान सकते हो कि भाई प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिलेगा हमें, अगर इक्विलिब्रियम लेट आ रहा है, ठीक। तो यहां पे क्या होगा कि दूसरे केस में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा आपको, कब, जब इक्विलिब्रियम बहुत लेट से अटेन करा। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि यार मिडल वाली हो, जहां पे मतलब ऑलमोस्ट 50% रिएक्टेंट जब ब्रेक हो जाए तो मतलब उससे 50% प्रोडक्ट बनेगा और फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। तो वहां पे आपको रीजनेबल अमाउंट ऑफ, इक्वल अमाउंट ऑफ मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। रफली इक्वल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये इतना सिर्फ एनसीईआरटी में दे रखा था तो मैं बता रहा हूँ, इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे या वो सब आएंगे तो आप वहां पे अच्छे से समझ जाओगे। बस इससे ये पता चल रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कितना जल्दी अटेन हो रहा है, कितना बाद में अटेन हो रहा है, उससे आप मे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई किसका अमाउंट कितना होगा। बस दैट्स इट। अगर इसी में जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, अगर आयंस इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। जैसे कि मान लो आप एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड क्या होता है, देखो CH3COOH। अब ये वीक एसिड होता है, ये क्या कर सकता है, इससे एसिडेट आयन बना लेगा, मतलब CH3COO- + H पॉजिटिव। और
कभी कभी उल्टा भी, मतलब उसका उल्टा भी हो जाएगा, H प्लस और CH3COO माइनस, मतलब एसीटेट प्लस प्रोटॉन मिलके एसिटिक एसिड भी बना लेंगे। तो जब इस तरह की आयंस वाली रिएक्शंस इन्वॉल्व हो जाती है तो इसी को हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो लास्ट में जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में तो वो काफी कुछ आएगा इस तरह का। तो डरना कुछ नहीं है गाइस, देखो अभी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सिर्फ अपने घर के एग्जांपल्स दे रहे हैं हम लोग, उससे समझ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यार फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ आ सकता है। तो अगर हम फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो ये हो सकता है, देखो भाई आपके पास में सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, देखो यार लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम आ सकता है, और सॉलिड एंड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो अब ये क्या है, तीनों को हम इजीली मतलब सिंपल एग्जांपल्स ले लेके डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहला एग्जांपल लेते हैं हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देखो कब होगा, जब यहाँ पे हम सॉलिड और लिक्विड के लेंगे। अब ऐसे मान के चलो कि आपके पास एक थर्मोफ्लास्क है या फिर आपके पास में एक ऐसा चेंबर है जहाँ पे बाहर का टेम्परेचर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अंदर टेम्परेचर उसके बिल्कुल एक जैसा है, क्लोज है। आपने उसमें क्या किया, थोड़ा सा आइस ले जाके रख दिया, ठीक है। ये मान लो एक चेंबर है हमारा, ये कैसा है, इसको हम अच्छे से भी बना सकते हैं। देखो कितनी सुंदर राइटिंग है मेरी। इसमें एक प्लेट है, अरे प्लेट इतनी गंदी क्यों है, ठीक है। इसमें मान लो एक प्लेट है और यहाँ पे रखी है आइस, ठीक है। ये क्या है, ये है आइस। अभी कैसा थर्मो है, मतलब बाहर से एकदम टेम्परेचर सील्ड है, तो अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर सब कुछ बराबर है। अब आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद देखोगे कि आइस के साथ साथ यहाँ पे कुछ वाटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना उसमें आइस रहेगा उतना ही वाटर रहेगा, ना आइस का अमाउंट बढ़ेगा ना वाटर का अमाउंट बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर आप सेम रखते हो, अगर आप इसके नीचे से मतलब उसको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, आइस कम हो जाएगी। या फिर आप उठा के मान लो उसको फ्रीजर में रख देते हो तो उल्टा हो जाएगा, आइस का अमाउंट बढ़ जाएगा और वाटर ऑलमोस्ट हो सकता है आपको ना दिखाई दे। लेकिन हम यहाँ पे इसको मतलब ऐसे मान के चलो कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भी थोड़ा वाटर भी आ जाएगा उसमें और आइस भी रहेगी। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ना ही आपको लगेगा कि वाटर में कुछ चेंज हो रहा है, जितना वाटर है उतना को उतना है और जितना आइस है वो भी उतना का उतना है। तो इस प्रोसेस को इस टाइम पे आप बोलोगे कि भाई इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, कि जितना वाटर है लिक्विड फॉर्म में है उतना ही आइस भी है, मतलब यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। और ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से 100 डिग्री पे रख दो, आप बोलो कि अब इक्विलिब्रियम तो हो नहीं रहा है। तो वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। अब जैसे अब हमने क्या किया यार, इससे हम क्या बता सकते हैं, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं इसका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे समझते हैं। पहले देखो यहाँ की जो डेफिनेशन है, पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन आपको थोड़ी सी हो सकता है ट्रिकी लगे। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से समझो, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज मेल्टिंग, इट्स मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। अभी आप सोचोगे ये नई नई टर्म कहाँ से आ गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये वो सब। तो इसको सिंपल करते हैं, ठीक है। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है किसी चीज का, जैसे आप आइस का आप बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप मुझे बोल दोगे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे 0 से हम ऊपर निकलते हैं आइस मेल्ट होकर वाटर बन ही जाना है। अगर टेम्परेचर आप 0 से नीचे करोगे तो आइस में आ जाएगा वाटर, और 0 से जैसे ही ऊपर आएगा तो क्या होगा कि भाई आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और वाटर बन जाएगा। तो अगर कोई बोले कि भाई क्या मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों चीजें, मेल्टिंग पॉइंट भी और फ्रीजिंग पॉइंट भी, कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, क्या कि अगर हम जो है जाके हिमालय पे जाएं तो वहां पे भी क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होगा, नहीं पता ना हमें। या फिर हम समुद्र के अंदर जाके एक एसी मतलब एक रेफ्रिजरेटर ले जाके रख दें, क्या वहां पे भी ऐसा होगा, नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत पीछे बढ़ने वाला है। थ्रू आउट द चैप्टर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता चला जाएगा, तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि यार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। तो जैसे आप देखो, आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है भाई। एयर में कुछ तो 71% नाइट्रोजन है और समवट लाइक नहीं सॉरी 78% नाइट्रोजन है, कुछ जो है 21% ऑक्सीजन है, इस तरह से जो भी है। तो ये सारी गैसेस, आप देखो गैसेस का काम क्या होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन तो होता नहीं है, वो इधर उधर टकराते रहते हैं। जब कोई चीज़ टकराती है तो वो प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे अभी हमने प्रेशर कुकर वाला एग्जाम्पल दिया, जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल बढ़े, उन्होंने इतना प्रेशर लगाया कि वो सीटी से जो है निकलने लगा, ठीक, वेपर बाहर निकलने लगी। तो अब अर्थ के ऊपर भी जो एटमॉस्फेयर है, वहां पे जो गैसेस है वो भी क्या करेंगी, अर्थ से आके टकराएंगी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो कि अर्थ, वो जो अर्थ पे प्रेशर लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाम से ही समझ सकते हो कि भाई जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, वो हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, तो उसके 2-3 यूनिट्स में लोग यूज बताते हैं, जैसे 1.013 बार एक ये यूनिट होती है, या फिर बोल देते हैं कुछ लोग 760 मिलीमीटर मरकरी mmHg, एक ये भी 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब एक जो हमारे ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू हो गया 1.013 बार या फिर 760 mmHg, ठीक है। और पास्कल में भी नापते हैं, तो पास्कल कुछ हो जाता है 1000 पॉइंट समथिंग ऐसे होता है। तो पास्कल का आगे जो भी होता होगा, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, तो पास्कल का दिन छोड़ ही देते हैं। आप इतना ही याद रखो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 1 ATM बोलेंगे, या फिर बोलेंगे 1.013 बार, या फिर 760 mmHg। तो ये वो प्रेशर है जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर लगाता है। अब फिर से कोई बहुत ही स्मार्ट लोग बोलेंगे मुझसे कि एयर की डेंसिटी हर जगह बराबर तो है नहीं, तो हमने ये वैल्यू कैसे निकाल ली। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो मेरे ऊपर अभी लग रहा होगा, और कोई इंसान किसी आइलैंड पे बैठा है उसके ऊपर अलग होगा, कोई इंसान एक पहाड़ की टॉप पे बैठा है, मतलब नैनीताल में है, तो उसके ऊपर अलग होगा। तो इसलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने निकाला है, ये एक्चुअली निकाला है सी के ऊपर कितने, क्योंकि सी आपको पता है कि अर्थ का सबसे ज्यादा पार्ट कौन ऑक्यूपाई करता है, सी। तो सी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है वो है इतना 1.013 बार, या फिर 1 ATM, या फिर 760 mmHg, ठीक है। तो यहां से हमारे कहने का मतलब हुआ कि किसी का भी हम फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे एट 1 ATM प्रेशर, या फिर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर द टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिया, एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट आर एट इक्विलिब्रियम। तो समझ गए, तो ये है आपकी पूरी इसकी डेफिनेशन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलोगे, तो एट 1 एटमॉस्फेयर, या फिर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। बस ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कि अब आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यार 0 से जैसे ही आप आगे बढ़े, इक्विलिब्रियम सारा का सारा कहां शिफ्ट हो जाएगा, आपका गैस मतलब लिक्विड की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप 0 डिग्री से ऊपर बढ़े, सारे का सारा जो वाटर है वो मेल्ट हो जाएगा, या फिर 0 से जैसे ही आप कम की तरफ आए, सारा का सारा वाटर फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है कि सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स आर एट इक्विलिब्रियम। मतलब 0 डिग्री पे क्या होगा कि जितना वाटर आइस से लिक्विड बन रहा होगा, उतना ही लिक्विड से आइस भी बन रहा होगा। तो यही इसका मेल्टिंग पॉइंट बोल लो या फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो। अगर आप 0 से नीचे चले जाओगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, 0 से ऊपर चले जाओगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम। अब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करता है, तो वो कुकर वाला हमने एग्जांपल दिया था आपको, बट उससे हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया यार, यहाँ पे एक सील्ड चेम्बर ले लिया है, देखो कितना बढ़िया है। और इसमें हमने क्या रख दिया है, इसमें हमने रख दिया है भाई एनहाइड्रस, शॉर्ट में लिख दिया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो बेसिकली एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर होता है ना, जितना भी वेपर मतलब
मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर जितनी भी होती है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जो है ना ये एक यार ये लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है एक मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, जो प्रेशर को नापता है, ठीक है। ये मान लो इस तरह से कि ये मैनोमीटर लगा हुआ है। तो एनहाइड्रस CaCl2 क्या करेगा, सारे के सारे जो जितनी भी वेपर मॉलिक्यूल है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पे एक मतलब इसमें क्या होता है, मैनोमीटर में मर्क्यूरी भरी होती है, तो एक मर्क्यूरी एक पर्टिकुलर लेवल तक होगी, क्योंकि अब प्रेशर वहां पे है नहीं, मतलब सारे का सारा वाटर वेपर गायब हो गया है। अब हमने क्या किया, सेम डब्बे में चुपके से इसको तो निकाल दिया कैल्शियम क्लोराइड को, और इसकी जगह एक हमने जो है प्याली में, या फिर जिसको हम साइंस में पेट्री डिश बोलते हैं, ठीक है, उसमें भर दिया हमने पानी, ठीक है। और सर अगेन सेम यहाँ पे वही लगा हुआ है मैनोमीटर, जिसकी हम अभी बता रहे थे आपको। ये वाला देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग सकता है, बट ये अब यहाँ पे सडनली क्या देखोगे यहाँ पे कि जैसे ही आपने ये वाटर को रिप्लेस किया तब मर्क्यूरी का लेवल सेम होगा, बट ओवर द टाइम क्या होगा कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले यहां तक था, अब वो यहां तक पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से वेपर जनरेट हुई, तभी तो, क्योंकि ये मैनोमीटर क्या करता है, वेपर प्रेशर को नापता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर जब तक वेपर नहीं होगी तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा। तो डेट मीन्स आपने यहाँ पे क्या देखा कि लिक्विड जो था, लिक्विड वाटर था, वही एक्चुअली इवेपोरेट हुआ, उससे वेपर क्रिएट हुई, और वहां पे हमें मर्क्यूरी का मैनोमीटर ऊपर जाता दिखाई दिया। और ये क्या होगा, अप टू अ सर्टेन लेवल ही ऊपर जाएगा, उसके बाद में ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब जितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है, मतलब वेपर फेज में जा रहा है, उतना ही बैक टू लिक्विड भी आ रहा है, मतलब उतना ही जितने वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड से आके टकरा रहे हैं वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसी वजह से अब और भी जो मैनोमीटर में कोई भी इंक्रीज नहीं देखा गया है, या कोई भी अब हमें नया इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स नाउ लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम। तो अगेन आपने देखा ये क्या है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसी को अब आप हीट करना स्टार्ट कर दो, अगेन मर्करी का लेवल राइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने वेपराइजेशन को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे भी एक टेम्परेचर और प्रेशर का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहां से अब हम डेफिनेशन देंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो उसको भी आप सेम बोलोगे कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या हुआ फिर से, द एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर फेज एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे उस टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर से आप ऊपर जाओगे सारा का सारा बॉयल हो जाएगा, नीचे जाओगे तो वो कंडेंस हो जाएगा, ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और वहां से आपको खुद नोट्स बनाने हैं, वहां पे खुद से लिखना है, लेकिन आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इसका मतलब अगेन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही मान लो आप चले गए हिमालय पे, आप चले गए प्लेन में बैठे हो आप 30,000 फीट पे, ठीक है, या फिर 10,000 फीट मान लो, 30,000 बहुत ज्यादा हो गया, वहां सांस भी नहीं आएगी प्लेन से बाहर। तो 10,000 फीट पे आप जो है पहुंच गए हो एकदम पहाड़ की चट्टान पे। अब आप सोचोगे कि चलो अब वाटर का जो है हम बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली रिड्यूस हो जाएगा। जो वाटर 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा होगा वो अब मे बी शायद 98, 95 या 90 जितने पे भी होगा मुझे पता नहीं, बट कम पे ही होगा वो। क्यों, क्योंकि देखो वाटर बॉइल का मतलब क्या है कि भाई लिक्विड से वेपर फेज में जाना। अब एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है उसके ऊपर, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं चाह रहा है कि वेपर बने। अब जैसे आप ऊपर चले गए 30,000 फीट, 10,000 फीट, 12,000 फीट, पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए आप चोटी पे, तो आप देखोगे कि वहां पे अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया है। कम प्रेशर हो गया तो वो इजीली कोई भी चीज वहां पे बॉयल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेपर और जल्दी से निकलेंगी, उनके ऊपर प्रेशर लगाने वाली जो चीज है वो कम हो गई है, ठीक। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होगा। तो डेट मींस बॉइलिंग पॉइंट वो किसकी चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपकी ऑल्टीट्यूड पे। टेम्परेचर तो होता ही, ऑब्वियसली टेम्परेचर तो है ही, और प्रेशर। तो प्रेशर और ऑल्टीट्यूड एक तरह से सेम है, क्योंकि ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा। तो ऐसे आप मान सकते हो कि प्रेशर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट। उसके अलावा नेचर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, जिनको हम वॉलेटाइल कंपाउंड कहते हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे कि एल्कोहल्स हो गए, या फिर हम बोलेंगे कैम्फर हो गया, तो ऐसी चीजें जो एसीटोन हो गया, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। पेट्रोल हो गया, आपका हाथ पे रखो एकदम से उड़ जाएगा वो। तो ये क्या है कि इनका हम बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसलिए जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो बस इतनी सी बात बतानी थी। अब थर्ड आ जाते हैं। थर्ड क्या है हमारा, लिक्विड, सॉरी थर्ड है हमारा सॉलिड
एंड वेपर का इक्विलिब्रियम। तो इसमें ज्यादा कुछ बताना है नहीं। इसमें देखो क्या क्या है यार, इसमें बस वही है, जैसे अब कैम्फर है, आपको पता है सॉलिड है वो डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे कैसे लेंगे, ऐसे सॉलिड्स को लेंगे जो कि सब्लिमेशन को शो करें। सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में चले जाना। जैसे आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड है हमारे पास में एक, और ये आयोडीन भी कैसा होता है कि सब्लिमेबल कंपाउंड होता है, तो डायरेक्टली ये आयोडीन किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही बोल दोगे कि मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जितना आयोडीन जो है सॉलिड से वेपर में जा रहा हो, उतना ही वेपर से वापस सॉलिड में आ रहा हो। तो यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हो गया आपका सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो इतना बस टेंशन मत लो। बुक में यही एग्जांपल दे रखे हैं, आयोडीन का दे रखा है, कैम्फर का दे रखा है, मतलब कपूर का दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड दे रखा है। तो बस ये 3 एग्जाम्पल देख लेना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब जो है थोड़ी चीज़ें यहाँ से इंटरेस्टिंग स्टार्ट होती हैं। अब क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉलिड्स इन लिक्विड्स, इनका इक्विलिब्रियम पढ़ने की कोशिश करेंगे। किसका, सॉलिड्स इन लिक्विड्स का इक्विलिब्रियम। मतलब अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं और फिर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम बना रहे हैं भाई, शरबत बनाया जा रहा है, ठीक है, पानी ले रहे हैं, उसमें चीनी घोल रहे हैं बैठ के। तो अब आपको भी पता है कि यार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर ही आप डिसॉल्व कर सकते हो वाटर में, है ना, उससे ज्यादा होगी नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे सैचुरेशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते, कोई बोलेगा कि नहीं हम क्या करेंगे, पानी को गर्म कर देंगे और चीनी घुल जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, यहाँ पे अब हम इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश करेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड। मतलब कि यहाँ पे जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस हो रही है, जो कि हम चीजों को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो कैसे चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में अब क्या हुआ भाई, शुगर, यहाँ पे शुगर आ गई जो कि सॉल्यूशन में, मतलब वो अपना मीठा पानी है अपने पास में ये। तो आपने क्या किया, उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वो और अपने डिसॉल्व कर सकते हो, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हो। सैचुरेटेड मतलब कि अब उससे ज्यादा उसमें चीनी नहीं घुल सकती, ठीक है, वही रसगुल्ले वाली चाशनी बन गई, उससे ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। अगर आप क्या करोगे, उसका टेम्परेचर कम कर दोगे, तो जो शुगर है जो एक्चुअली अभी सॉल्यूशन में है, वो किस में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, या हम क्या बोलेंगे कि शुगर जो है फिर से क्रिस्टलाइज हो जाएगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये भी क्या, इनका भी एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम हो गया कि एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा वहां पे जहां पे जितने शुगर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉलिड की तरफ जा रहे होंगे, उतने ही सॉलिड से फिर से सॉल्यूशन में जा रहे होंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये हमने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अब अगेन जैसे कि मैंने क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है। तो अब कोई बोले कि यार इसको मुझे टेस्ट करके बताओ, मेरे को एक्सपेरिमेंट चाहिए, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस की बुक्स में क्या भी लिखा है, आई वांट कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की जिससे आप सजेस्ट कर सको इक्विलिब्रियम डायनामिक है। तो लोगों ने इसके साथ किया है। लोगों ने क्या किया, जो चीनी का सॉल्यूशन था या जो चाशनी थी, उसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव शुगर मिला दी, रेडियो एक्टिव शुगर मिला दी। अब क्या होगा कि वो आपने मिलाई किसमें थी, वो आपने मिलाई थी इसमें सॉल्यूशन में, लेकिन बाद में देखा कि जो सॉलिड शुगर वहां पे प्रेजेंट थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम बना हुआ था, तो वहां पे भी रेडियो एक्टिविटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद आप बोलोगे कि जितनी सॉलिड शुगर है उतनी ही वो सॉल्यूशन में भी है। ये डायनामिक प्रोसेस है, मतलब वहां पे चीनी सॉल्यूशन से सॉलिड में भी जा रही होगी और सॉलिड से घुल के फिर से सॉल्यूशन में भी जा रही है। तो इससे हमें पता चलता है या फिर से हम प्रूव कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसा है, डायनामिक प्रोसेस है। अब ऐसे ही यार दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल है गैसेस इन लिक्विड्स। अब गैसेस इन लिक्विड्स की, गैसेस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड्स के अंदर। अब देखो यार यहाँ पे भी क्या रहता है कि जैसे कभी एक चीज देखी होगी आपने, जो भी अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो ओब्वियसली पूरी तो भरी नहीं होती, उसमें ऊपर का थोड़ा तो खाली होता है ना, आपको दिखता है वो। आप ऐसे करोगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें इतनी जगह है। बट कभी आप उसको दबा के देखो, आप उसे कितना भी जोर से दबा लो वो कंप्रेस नहीं होगी बिल्कुल भी। सेम आप उसको क्या करो, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खाली हो जाए उसमें पानी भरो उतना ही इतना आपने कोल्ड ड्रिंक भरी होती है, और फिर उसको प्रेस करो इजीली प्रेस हो जाएगी। मतलब क्या, मतलब ये है कि यार जब वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल फिल की गई है, मतलब वहां पे ऑलरेडी बहुत ही हाई प्रेशर की गैस मौजूद है। कैसे, जो CO2, मतलब हम कोल्ड ड्रिंक्स को मोस्टली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक पर्टिकुलर लेवल है कि जितना आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है लिक्विड में। और उसी प्रेशर पे जैसे आप खोलते हो तो एकदम से गैस निकलती है बहुत तेजी के साथ।
दैट मीन्स क्या हो रहा है कि अब वो प्रेशर डिफरेंस खत्म हो गया। जब तक ढक्कन बंद था तब तक प्रेशर था, जैसे ही ढक्कन खुला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉटल पे लगने लगा और बॉटल के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो गैस सारी एकदम बाहर एस्केप कर गई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 गैसियस फॉर्म में, उसका एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया था CO2 इन सॉल्यूशन। तो ये जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ था वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हुआ था। जैसे आपने प्रेशर चेंज किया, जो CO2 सॉल्यूशन में भी थी वो तुरंत वहां से एस्केप कर गई, क्योंकि आपको CO2 दिखती तो नहीं है वहां पे, लेकिन जब खोलते हो तो एकदम से दिखता है कि हाँ गैस, मतलब एटलीस्ट फील तो होता है कि हाँ गैस निकली। तो वो क्या है यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम जो ये अटेन हुआ था वो कब हुआ था, एक हाई प्रेशर पे हुआ था। जैसे ही आपने प्रेशर चेंज किया वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन चेंज हो गई। और इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं कि यार एक सॉल्वेंट के अंदर, एक लिक्विड के अंदर जितनी गैस डिसॉल्व होगी वो उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा। मतलब आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स कर दिया, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि एट अ फिक्स टेम्परेचर द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड is directly proportional to the pressure of the gas above the solution भी लिख दो, above the solution। तो गाइस ये देखो यार, और ऑलरेडी सारी डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिख रखी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अपने पास से कुछ बता रहा हूँ। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि गैस जितना प्रेशर लगाएगी लिक्विड के ऊपर वो उतनी ही ज्यादा उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये हेनरीज लॉ, ये आगे जाके काम आएगा, फिलहाल अब इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो मतलब जो अपनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होती है क्योंकि उसको बहुत ही हाई प्रेशर के साथ डिसॉल्व किया जाता है। और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो सारा प्रेशर निकल जाता है और एकदम से आप देखते हो कि वो गैस वहां से एस्केप होती है। और थोड़ी देर अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुली छोड़ दोगे तो फिर उसमें कुछ वो जो CO2 आपके मुंह में आके लगती है ना, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और एकदम वो आपको फ्लैट लगने लगेगी। तो देखो गाइस, अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, अब हमने इनसे देखो क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि लिक्विड और वेपर का जो भी हमारा इक्विलिब्रियम है, जैसे ये हुआ, ये वाला लिक्विड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम है एक टेम्परेचर पे, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ द गैस पे। ऐसे ही अगर हम बात करें सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करें, अगर सॉलिड और लिक्विड का हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम वो कब अटेंड होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे अटेंड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। देखो ये तो हमने पढ़ा था कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, द सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर बेसिकली एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब अगर हमारे पास में सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो अटेंड होगा और वो ही टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और या फिर अगर हम देखो सॉलिड्स इन सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम का डिपेंड करेगा कि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। और अगर गैस को गैस में हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट प्रोसेस होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बस यहाँ पे सिर्फ हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। तो गाइस कुछ हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम की क्या होती है। तो देखो इक्विलिब्रियम आपने अभी तक देखा कि इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब आप उसको एक क्लोज सिस्टम में लोगे, ठीक है। कब लोगे, जब आप उसको क्लोज सिस्टम में लोगे, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कभी अटेन ही नहीं होगा। आप सोचो कि आप बर्फ को रख दो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, आप बोलो कि नहीं जितना ये वाटर में कन्वर्ट होगी उतनी वापस आइस बन जाएगी, नहीं बनेगी, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए और पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर देने के लिए आपको उसको एक क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर देने के लिए। तो इक्विलिब्रियम आप तभी अटेन कर सकते हो जब आप एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो। ओपन सिस्टम में आप इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल पहला एग्जांपल होगा ग्लास वाला, एक ग्लास हमने खुला रख दिया था, रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ, सारा पानी उड़ गया उसमें से। या फिर आपने कपड़े जो है गीले कपड़े बाहर सुखाने डाले, सारा का सारा वाटर जो है उड़ के वेपर की फॉर्म में चला गया। ऐसा नहीं हुआ कि जितने कपड़े सूखे उतने फिर से गीले हुए, क्यों, क्योंकि आपने उसको ओपन सिस्टम में रखा था। तो इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, एक क्लोज सिस्टम के अंदर अटेन होगा।
और उसके अलावा इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट होगा, और हमें देखने में लगेगा कि यहाँ पे जो है सारी चीजें रुक चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है। उसके अलावा हम जो है इक्विलिब्रियम पे क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये रिएक्शन कौन से स्टेट में है, कि मतलब ये रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं या रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये भी हम जो है इक्विलिब्रियम में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, उनको देख के समझ सकते हैं। तो गाइस फिलहाल देखो यार, आज का वीडियो एक तरह से आपके लिए सिर्फ ओवरव्यू था। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत सारी चीज़ें इसमें से ऑलरेडी पता होंगी। मे भी शायद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा डेफिनेशन नया लगा होगा आपको। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा कुछ नया बताया होगा मैंने, बट आपको बुक से ज़रूर पढ़ना है। अब क्या होगा कि अब से चीज़ें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अलग अलग जो है जो डायग्राम्स आने स्टार्ट होंगे, अलग अलग इक्वेशंस आनी स्टार्ट होंगी। तो उस सब के लिए ये सब बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एग्जाम में इसमें से मुझे लगता नहीं कभी कोई कुछ पूछेगा, लेकिन आप लोगों को फिर भी बुक से ज़रूर पढ़ना है, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो हम दोनों लोग जो है ना एकदम सेम पेज पर हो, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ और आप एकदम गड़बड़ कर जाओ। मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलूँ और आप एकदम टेंशन में रहोगे, यार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से आ गया। ठीक है, इसको बताना यार वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियोस जल्दी बनाऊं। तो मिलेंगे यार जल्दी इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।